Hello students and welcome to this new lecture where we will see the chapter number 9 of your social sciences, which is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. इन द चैप्टर नंबर 8 हमने कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फ्रेमिंग के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या होता है, उसके पिलर्स क्या है वो हमने पढ़े, और हमने ये भी पढ़ा कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो हम अब उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कई चीजें लिखी है, लेकिन ये चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो बहुत सारी चीजें लिखी है, इलेक्शंस के बारे में लिखा है, इमरजेंसीज के बारे में लिखा है, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके चैप्टर में इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स मतलब आपका जो हक होता है, ठीक है, एक इंसान को जो हक दिया जाता है कंट्री से, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी फर्ज बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको ड्यूटीज बोलते हैं। तो आपकी जो ड्यूटी कंट्री की तरफ आ रही है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल जो स्टेट है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वो स्टेट कैसे चलना चाहिए उसका डायरेक्शन देने के लिए प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। ओके, देखिए ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं हम। ह्यूमन राइट्स मतलब जो इंसान को दिए होते हैं वो राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक पर्सन को मिलते हैं उसके एग्जिस्टेंस होने पे। मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। जो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं सोसाइटी के अंदर। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ह्यूमन राइट्स आपको ग्रो करने में मदद करते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें आप ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन जो है उनको बेसिक राइट्स मिलते हैं। बेसिक राइट्स मतलब आपको हक मिलते हैं। आपको क्या हक मिलते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। कोई भी पर्सन अगर ये राइट्स जो दे रहे हैं, राइट्स में कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, सबके लिए इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। उनको बेसिक राइट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो लोग, और ये राइट्स का प्रोटेक्शन करना वो सोसाइटी का काम है, वो नेशन का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन करने वाला हूँ वो है आपकी ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन। द पर्सन by his birth owns rights which are his or her basic rights which are known as human rights। तो एस जो जन्म से जिनके पास राइट्स होते हैं, ठीक है, उनके बेसिक राइट्स, वो उनको बोला जाता है ह्यूमन राइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, हमने चैप्टर नंबर 3 जब किया था तो इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हमने पढ़ा था कि यूएन क्या होता है, उसके अंदर एक जनरल असेंबली क्या होती है वो हमने पढ़ा था। यूएन की जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए थे 10 दिसंबर 1948 को, और इसीलिए 10 दिसंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स डे माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स माना जाता है। ओके, ह्यूमन राइट्स जब ग्लोबली अनाउंस हुआ 1948 में, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट्स जो हैं वो लिखे गए थे, ठीक है, इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। तो ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूडेड हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखे हुए हैं, और वहीं ह्यूमन राइट्स को बोले जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। भाई ये जो राइट्स हैं वो हम लोगों को रहने में, और यहाँ पे इंडिया के अंदर हम जो रह रहे हैं उसमें हमको हेल्प करते हैं, एक रिस्पेक्टेबल वे में रहने के लिए हमको हेल्प करते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक नीड्स उनको मिलनी चाहिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। ये सारी चीजें जो होती है ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, सिटीजन को मिलनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है उसके अंदर सारे सिटीजन इक्वल राइट्स एंजॉय करते हैं, और इसीलिए हर एक फील्ड में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और यही हम बोल सकते हैं कि इट इज अ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये होता है ह्यूमन राइट्स, और यहाँ हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स लिखे हैं उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। और फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए जाते हैं? हर एक सिटीजन अपना हक जो है वो एंजॉय कर सके, अपने इक्वल राइट्स एंजॉय कर सके और डेवलप हो सके, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बनाया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उसकी सच्ची आइडेंटिटी जो होती है वो फंडामेंटल राइट्स होती है, उसके सिटीजन को कितनी फ्रीडम दी है वो होती है। देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये एक 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 करके हम देखेंगे सारे राइट्स क्या है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, आप नाम से ही पता चलेगा कि इक्वालिटी, इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। उसको हक मिलता है, हर एक सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ऐसा सिटीजन को हक मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। कायदे से पहले इक्वालिटी मेंटेन करनी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ का भी इक्वल प्रोटेक्शन सबको मिलता है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर लिखा हुआ है। ये जो राइट है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। और जो जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, और जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट देती है, उसका बेसिक राइट है ये। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है राइट टू एजुकेट, राइट टू इक्वालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चीफ गारंटी है। चीफ गारंटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रूव करता है ये। देखो, हम बोल सकते हैं कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को इजी एक्सेस है, इक्वल एक्सेस है और इजी एक्सेस है अपना जो राइट टू इक्वालिटी है वो कोर्ट में ले जाने का। आपको कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको कोर्ट जाने में कोई नहीं रोक सकता। अगर राइट टू इक्वालिटी भंग हुआ है, तो तोड़ दिया गया है, तो आपका ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, तो ठीक है, कोई भी अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कोई भी लोग कोई भी फेवरेटिज्म नहीं बताएंगे। फेवरेटिज्म मतलब किसी और को किसी किसी और से बेटर नहीं बताएंगे कि मुझे ये ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लॉ सबके लिए इक्वल होता है, ठीक है, फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर, सबके लिए लॉ इक्वल होता है। और अगर लॉ के सामने वो एक्ट करते हैं, लॉ के सामने कुछ करते हैं, तो उनपे भी इक्वल ट्रीटमेंट होगा, वो भी कोर्ट में जाएंगे, उनमें भी सुनवाई होगी। हावेवर, प्रेसिडेंट और गवर्नर को थोड़े कुछ बेटर प्रिविलेजेस दिए हैं, थोड़ी और फैसिलिटीज दी हैं कि वो लोग जब तक पावर में हैं, जब तक पोजीशन पे हैं, उन पे केस आप कर तो सकते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होगी। तो ये होता है ये राइट टू इक्वालिटी। चलिए अब देखते हैं कि भाई राइट टू इक्वालिटी जो है उसमें लॉ का क्या रोल है। लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए किसी और, किसी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास की वजह से, कि मुस्लिम को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ सबके लिए इक्वल होता है और सबको इक्वली लागू करते हैं। गवर्नमेंट जो होता है वो सबके लिए इक्वल लागू करते हैं। देखो, हर एक इंसान पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है, शॉप्स पे जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस में जा सकता है, रोड्स पे जा सकता है, ऐसे पब्लिक वेल्स में जा सकता है, बाथिंग घाट्स में जा सकता है। हर जगह पे इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे सब चीज, सब कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और इक्वली माने जाते हैं और कोई भी रोक नहीं सकता ये सारी चीजों पे जाने में, ठीक है। स्टेट के पास एक स्पेशल अरेंजमेंट करने का पावर होता है वुमन और चिल्ड्रन के लिए, दैट इज ओके। वुमन और चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है जो स्टेट करता है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, वो स्पेशल अरेंजमेंट कर सकता है। या तो फिर कोई बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो इनके लिए भी थोड़ी कुछ स्पेशल डेवलप, इनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है। तो ये इट इज ओके कि भाई ओके, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट की जाए, ओके है। कोई भी सिटीजन जो है वो किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जैसे रेस, कास्ट, रिलीजियन, क्रीड, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हायर एजुकेशन जो है वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तो कोई भी जा सकता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। स्टेट जो है, गुजरात जो है, महाराष्ट्र जो है, राजस्थान जो है, ये जो सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, ठीक है। और स्टेट को परमिशन दी है कि भाई ये सारे जो आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो दे रहे हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप कहीं पे कुछ गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उस मुताबिक की। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई आपको चीफ मिनिस्टर बनना, आप पोजीशन पर रह चुके हैं, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं, कितना पढ़ा है आपने, तो ये सारी चीजें क्वालिफिकेशन के अंदर, तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या प्लेस ऑफ बर्थ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन करने में नहीं आएगा, ठीक है।
सोशल जस्टिस और पर्सनल डिग्निटी को गारंटी करने के लिए, सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी के अंदर न्याय मेंटेन करने के लिए और अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हर सिटीजन की मेंटेन करने के लिए अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश की गई है। अनटचेबिलिटी मतलब छूत अछूत का जो पहले होता था वो अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। और अगर कोई भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, छोटे से छोटे गांव में भी अगर ये कुछ प्रैक्टिस हो रहा है छूत अछूत का, तो इट इज प्रोहिबिटेड और पनिशेबल ऑफेंस है, उस पर पनिशमेंट उनको दी जा सकती है। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत टाइटल्स और एपिथेट्स, इसका मतलब कि नाम के आगे पहले सर लगता था, दीवान जी लगता था, राय बहादुर लगता था, ये सारे टाइटल्स दिए जाते थे जो उनके फील्ड में बढ़िया है, ठीक है, उनको टाइटल्स दिए जाते थे बहुत ही पहले। तो ये सारे जो टाइटल्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। किसी के नाम के आगे आप ये सब चीजें नहीं लगा सकते हैं। हालांकि आप एडवोकेट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज, वुमेन, जुवेनाइल्स, इनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। तो एडवोकेट्स, डॉक्टर, टीचर्स ये सब है उनके आगे आप लगा सकते हैं। एडवोकेट जो है तो उसके पीछे वो एलएलबी लगाते हैं, डॉक्टर जो है तो उसके आगे वो डॉक्टर डीआर लगाते हैं, टीचर्स जो है तो सर या मैडम आप लगाते हैं। तो ये उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है। जब हम बात करते हैं मिलिट्री सर्विस की, तो मिलिट्री सर्विस में आप टाइटल्स दे सकते हैं क्योंकि वो लोग सेवा कर रहे हैं। कैसे टाइटल्स होते हैं? जनरल होता है, जनरल नाम होता है, जनरल राम सिंह, मेजर राम सिंह, तो ये सारे जो नाम होते हैं, जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ये सारे जो टाइटल्स हैं वो लगाए जा सकते हैं। आप अगर मिलिट्री सर्विस में गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो स्पेशल सर्विस दे रहे हैं अपने देश के लिए। अच्छा, ऐसे लोग जो अपने फील्ड के अंदर स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, स्पेशल अचीवमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। नाम, टाइटल नहीं दिया जाता, अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, तो वो अपने अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बहुत ही अचीव कर चुके हैं अपने फील्ड में, तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कई लोगों को अवार्ड्स दिए जा सकें। मिलिट्री सर्विस में अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको परमवीर चक्र मिलता है, ठीक है। ओके, ये राइट जो है, राइट टू इक्वालिटी, ये हमारे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए रखा गया है और रूल ऑफ लॉ लगाया गया है कि भी लॉ के मुताबिक ही चलना है, ऐसा लगा गया है। अच्छा, एक छोटी सी एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत एक और पॉइंट है जहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऐसा प्रिंसिपल है। जैसा आपको जितना काम कर रहे हैं उतना ही पे करना चाहिए, वो रखा हुआ है ये हमने बात की राइट टू इक्वालिटी की। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। भाई फ्रीडम तो आपको मालूम ही है, आजादी। तो आपको क्या, किस चीज में आजादी दी जाती है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको वर्बली बोलना है तो वर्बली बोल सकते हैं, जेस्चर से बोलना है, हैंड मूवमेंट से बोलना है तो आप बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब मीडिया, मीडिया को उनका ओपिनियन पब्लिक के सामने रखने के लिए फ्रीडम है, ठीक है, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हथियार लिए बिना आप इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। अगर हथियार लेके इकट्ठा हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हथियार लिए बिना आप इकट्ठा हो सकता है, कुछ गैदरिंग के लिए, कुछ रिलीजियस चीज के लिए, या बातचीत करने के लिए, या कुछ भी, कोई भी चीज करने के लिए आप हथियार के बिना इकट्ठा हो सकते हैं। 5,000, 10,000, 1 लाख आदमी, जितने भी इकट्ठा हो सकते हैं आप हो सकते हैं। थर्ड फ्रीडम क्या दी गई है आपको? एसोसिएशन और यूनियन बनाने की। देखो लेबर्स की हम जब बात करें, जो मजदूर होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो बहुत सारे मजदूर होते हैं, 100 मजदूर, 500 मजदूर, 1000 मजदूर, 5000 मजदूर, इतने सारे मजदूर होते हैं। तो उनकी बात जब कंपनी तक नहीं पहुंचती है तो वो लोग एसोसिएशन या यूनियन बनाते हैं, जिससे एक लीडर हो और लीडर उनकी बात कंपनी के पास पहुंचा सके, तो वो लोग यूनियंस बना सकते हैं, उनपे रोक टोक नहीं लगा सकते। एसोसिएशन बना सकते हैं आप, अगर आपका कोई रिलीजन है जैसे हिंदू, तो उसमें आप एसोसिएशन बना सकते हैं। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, आप, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। तो ये राइट टू फ्रीडम है, आपको ये फ्रीडम दी जा सकती है और दी गई है। फोर्थ पॉइंट जो है वो आप इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। आप अगर गुजरात में रहते हैं तो आप आसाम जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हैं, आप केरला जा सकते हैं। इंडिया के कोई भी टेरिटरी में आप आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आप कहीं भी इंडिया के अंदर ठहर सकते हैं, आप रह सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि भाई गुजरात से हम शिफ्ट हो जाए, मान लो कि आप शिफ्ट हो जाए
राजस्थान, तो राजस्थान में भी आप रह सकते हैं। अगर राजस्थान से शिफ्ट होना दिल्ली, तो वहां पे आप भी सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। और आप सिक्स्थ पॉइंट जो है, आपको फ्रीडम दी जाती है कि भाई आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आपको जो बनना है वो आप बन सकते हैं। आपको कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं। आपको अगर पसंद हो तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उन पे भी कोई भी छूट, मतलब उन पे भी कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। उन पे छूट दी गई है, राइट टू फ्रीडम। तो आपको ये सब चीज कर सकते हैं आप। ये जो राइट है वो इंडियन सिटीजन्स के पर्सनालिटी और एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है, और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। अगर ये सारी फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी तो आप प्रॉपरली नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये सारी राइट्स हमको मिले हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी फ्रीडम अपने आप यूज नहीं कर सकता, मतलब अपने आप, मतलब एक हद से पार नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करके अगर कुछ गलत सलत बोल रहे हैं किसी के बारे में, या किसी प्रोमिनेंट पर्सन के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो फ्रीडम आपको दी गई है वो आपको एक लिमिट के अंदर परफॉर्म करनी चाहिए, या एक लिमिट के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यूज कर सकते हैं आप। इसके लिए स्टेट जो है वो कंट्रोल कर सकता है, लिमिट कर सकता है राइट टू फ्रीडम को सोसाइटी के अच्छे के लिए। अगर सोसाइटी में कुछ बुरा हो रहा है राइट टू फ्रीडम यूज करके, तो वो रोक सकते हैं स्टेट। ये क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी बताया है कि कैसे राइट को एक्सरसाइज करना है, कैसे राइट को यूटिलाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जब हम इंडियन सिटीजन की बात करें तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी दिया गया है। आप ओरली बोल सकते हैं, आप वर्बली बोल सकते हैं, आप जेस्चर्स के थ्रू बोल सकते हैं, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जो राइट, आपको जो फ्रीडम दी गई है वो आप अनलिमिटेड वे में यूज करें, आप किसी रोक टोक के बिना यूज करें। देखो, एक लिमिट होनी चाहिए आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यूज करने में। आप गलत सलत आप रोड पे निकले, आप कुछ ऐसे ही कुछ बोलते जा रहे हैं, और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। वो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो नेसेसरी कंट्रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इतना लिमिटेशन है, इतना कंट्रोल रखना चाहिए ये सारी फ्रीडम पे। स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के वजह से आप पे कंट्रोल मेंटेन कर सकता है, आपके कंट्रोल लागू कर सकता है आप पे। और इंडिया या सेफ्टी के लिए, फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक पीस के लिए आप ये जो रूल है उसमें लिमिटेशंस लगाए गए हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज जो है, सेफ्टी है, मोरालिटी है, डिसिप्लिन है, तो ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज हो कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। अब मीडिया की बात करें हम, तो मीडिया में भी ये सारी चीजें मेंटेन होनी, मोरालिटी मेंटेन होनी चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्राइम को आप प्रोवोक नहीं कर सकते, आप बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते। आपको जो है वही बोलना है, ठीक है। आपको जितना लिमिट में है उतना ही बोल सकते हैं। अगर आप ये लिमिट तोड़ रहे हैं तो जुडिशियरी डिसाइड करेगी कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में केस चलेगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन थोड़ा लिमिट में यूज करना है। देखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मीडिया है, ठीक है, न्यूज है, पेपर है, टीवी में है, ऑनलाइन है, तो ये सारी जो न्यूज है उनको ये सारी मेंटेन करनी पड़ती है भाई। उनको आइडियाज जो है, ओपिनियन है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीजें वो नहीं बता सकते। तो भलाई के लिए बोल सकते हैं वो, या आपको पता चले इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन आपको अंदर से आप बोल सकते हैं कि भड़काए, ऐसा कुछ चीज वो नहीं कर सकते हैं। तो ये राइट टू एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 2009 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लिखा हुआ है। भाई 6 से 14 सालों तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लेना ही लेना है, ठीक है। ये चीज मेंशन की गई है। दूसरी एक चीज ये लिखी है कि अगर एक पर्सन जो है वो क्राइम के लिए ऐसा बोला जाता है कि भाई उसने क्राइम किया है, ठीक है, तो तब तक उसको आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, या इतना ही पनिशमेंट दे सकते जितना लॉ में लिखा है, जब तक उसका क्राइम प्रूव ना हो जाए, ठीक है। एक से ज्यादा बार उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, और सेम पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये लिखा हुआ है, जैसे किसी ने
कोई क्राइम कर दिया, तो जब तक वो क्राइम प्रूव नहीं होता तब तक लॉ के मुताबिक ही उसको पनिशमेंट मिलती है, उससे ज्यादा उसको पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ और अपनी फ्रीडम से वो आप कोई भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ और फ्रीडम से छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, उनसे आप लाइफ और फ्रीडम छीन नहीं सकते हैं। अगर लॉ में लिखा है तो ही आप ऐसा करें, लॉ में नहीं लिखा है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा एक पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जाता है, तो भाई उनको पहले बोलना पड़ता है कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप नहीं बोल सकते, अगर कोई ठोस कारण नहीं है उसको अरेस्ट करने का, तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट अरेस्ट नहीं कर सकता है। और अगर अरेस्ट कर भी लिया तो पर्सन के पास राइट है कि वो अपने अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को बचा सके, लॉयर के वजह लॉयर को यूज करके, लॉयर को बुला के, उनकी चॉइस का जो लॉयर होता है वो उनको बुला सकते हैं। अरेस्टेड जो पर्सन होता है उनको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लिया जाता है। अगर नहीं लिया जा सकता तो उनको छोड़ देना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट मतलब जज, जो जज होता है उनके सामने कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है, पेश किया जाना पड़ता है भाई। परमिशन के बिना कोई भी इंडिविजुअल कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कोई भी इंसान को, इंडिविजुअल को कस्टडी के अंदर नहीं रख सकते हैं। प्रोहिबिशन एक्ट के मुताबिक भाई ये क्या है, प्रोहिबिशन एक्ट क्या है? प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जो पर्सन अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो अरेस्टेड हैं, जिनका क्राइम प्रूव हो चुका है, ये सारी चीजें उनको लागू नहीं होती है। ये सारी चीजें ऐसे पर्सन को लागू होती है जिनका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? देखो, अगर स्टेट को लगे, अगर गवर्नमेंट को लगे, कि अगर पुलिस वाले को लगे कि भाई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली है, ये पर्सन जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला है, तो प्रिकॉशनरी मेजर पे, प्रिकॉशनरी मतलब प्रिवेंटिव मेजर कुछ हो उससे पहले ही उनको डिटेन किया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है। और ये लिखा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में। देखो, ये एक्ट का गोल क्या है? ये एक्ट का गोल पनिशमेंट देना नहीं है। जो जिसने गुनाह किया ही नहीं है उनको थोड़ी ना पनिशमेंट दे सकता है। गुनाह करने वाला है ऐसा लग रहा है इसीलिए डिटेन किया है, तो पूछपरछ के लिए उनको डिटेन किया जाता है। तो ये गोल क्या है? गोल है कि भाई जो गुनाह होने वाला था, ठीक है, उसको रोकना, क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना, ये पर्पस है ये एक्ट का। ओके, ये एक्ट के अंदर कोई भी इंसान 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं हो सकता है। आपको अगर पूछताछ के लिए बुला रहे हैं तो 3 महीने तक वो बुला सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं बुला सकते हैं। और ये डिटेंशन का जो रूल है, वो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो कैंसिल भी कर सकते हैं। उनको ऐसा ठीक लगे कि भाई ठीक है, ये कोई एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो ऑर्डर है, आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ऑर्डर निकला है, वो कैंसिल कर सकते हैं वो। चलिए हम अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की। भाई एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब किसी ह्यूमन को आप यूज कर रहे हैं, किसी ह्यूमन को आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मान मान लो कि आपने किसी को काम पे रखा है, तो आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप फोर्सफुली काम करा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एक्सप्लॉइटेशन। ऐसे कई चीजें होती हैं जिसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है, ह्यूमन का गलत यूज होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी मिला है, एक्सप्लॉइटेशन के सामने राइट भी मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ये है कि एक एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी बनाए वो, जिसमें कोई भी इंसान एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है, गलत तरीके से यूज ना हो। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान से एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रजरी, स्लेवरी, फोर्स लेबर, ये सारी चीजें बैन हो गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसान का जो लेन देन होता है, ट्रेडिंग होता है, वो अगर हम बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई इंसान यहाँ से फोर्सफुली भेजा जाता है दूसरी कंट्रीज में कोई भी काम करने के लिए, तो ये हो जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके इच्छा के अगेंस्ट अगर उसको भेजा जाता है। ड्रजरी मतलब आप बहुत ही छोटा काम दे रहे हैं, आप ऐसा काम दे रहे हैं जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ड्रजरी। स्लेवरी मतलब आप उसको एक स्लेव की तरह के तरह रख रहे हैं, इंसान को स्लेव की तरह यूज कर रहे हैं, नौकर की तरह आप रख रहे हैं, तो ये भी गलत है। और फोर्सफुली आप किससे मजदूरी करवा रहे हैं, वो भी बैन हो चुका है। ये सारी चीजें बैन हो चुकी है।
अगर ये चीजें हो रही हैं तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, वो पनिशमेंट आपको मिल सकती है। Illegal trade of children and women, forced labor, imposed slavery, work without pay, old drudgery system, ये सब ये राइट के बाद एंड होना चाहिए। ठीक है, इलीगल ट्रेड हो रहा है जो चिल्ड्रन और वुमेन का, लेबर फोर्स्ड कर रहे हैं, मतलब फोर्सफुली मजदूरी करवा रहे हैं। ठीक है, नौकरी जो होती है वो तो आप कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गलत चीजें आपसे करवाएं स्लेवरी के अंदर, तो ये जो फोर्सफुली आपको नौकर बना रहे हैं वो गलत है। कोई भी पेमेंट दिए बिना आपको काम करवा रहे हैं वो भी गलत है, और ऐसा काम करवा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए तो ये भी गलत है, ओल्ड ट्रेजरी सिस्टम, तो ये भी गलत है। ये सारी चीजें एंड होनी चाहिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, इसीलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाया गया है। किसी भी इंसान से काम लेना, उनको कुछ पैसा नहीं देना या कुछ रिटर्न में नहीं देना, या उनको बहुत ही कम देना, मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उससे कम देना, तो ये भी गलत है, इट इज अ पनिशेबल एक्ट। 14 साल से कम जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कोई भी काम ना देना, जैसे फैक्ट्री में काम, माइन के अंदर काम करवाना, डेंजरस प्रोफेशन में काम करवाना, कोई डेंजरस जगह पे काम करवाना, गराज के अंदर काम करवाना, होटल में काम करवाना, या घर पे आप हाउस होल्ड नौकर की तरह उसको रख रहे हैं, तो ये गलत है, वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर है तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत ये सारे जो एक्शंस है, एक्टिविटीज हैं, वो पनिशेबल ऑफेंस माने जाते हैं, वो पनिशेबल माने जाते हैं, आपको पनिशमेंट हो सकती है। अच्छा, एक और प्रोविजन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, जो इंसान एक रिस्पेक्टेबल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उनसे सर्विस मांगी जा सकती है। जैसे मान लो कि डॉक्टर हैं, तो अगर जंग हो गई, मिलिट्री सर्विसेज में आप उनको एक्टिविटीज दे सकते हैं। जैसे जंग हो गई तो जंग के अंदर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बुलाए जा सकते हैं। रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास के बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, किसी को भी वो बुला सकते हैं और उनका काम वो ले सकते हैं, विथ और विदाउट रिम्यूनरेशन, वो पैसे दे या ना दे उनको काम करना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक्चुअली मिलिट्री सर्विस जो है, ठीक है, अपना जो मिलिट्री है, देश की जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए हमारा सेवा करने का अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे हम नहीं कोई पैसे मांग नहीं सकते, अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, मांग नहीं सकते हम, क्योंकि हम देश की सेवा कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को बुलाया जा सकता है। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, भाई रिलीजन मतलब धर्म, ठीक है, आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं, ये राइट आपको दिया गया है। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन है वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, ठीक है, वो प्रमोट कर सकता है अपना रिलीजन, वो प्रचार भी उसका कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। ओके, ये जो राइट है वो आपको लिमिट के अंदर यूज करनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखो फ्रीडम होनी चाहिए हर जगह पे। अच्छा, किसी का हेल्थ नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी का मोरल खराब नहीं होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा ध्यान रख के आप ये राइट एंजॉय कर सकते हैं। आप रिलीजियसली गैदर हो सकते हैं, आप रिलीजियस गैदरिंग्स में जा सकते हैं, कोई धर्म का इकट्ठा हुए हैं सब लोग तो वहां पे आप जा सकते हैं, आप कुछ भगवान को ऑफर कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक आपको मिलेगी नहीं, आप कोई रोक टोक नहीं करेगा। ओके ओके, इंडिया जो है वो उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और सिक्युलर कंट्री है। हमने सेक्युलरिज्म में पढ़ा था कि इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, रिलीजन अपना खुद का कोई नहीं होता है, कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो हिंदू स्टेट है, मतलब हिंदू कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपना कोई रिलीजन नहीं है। और इंडिया जो है वो किसी और रिलीजियस मैटर्स में बिल्कुल भी पड़ेगा नहीं, इंटरफियर करेगा नहीं। रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं उनको फ्रीडम दी गई है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सके, उनको मैनेज कर सके रिलीजियस चीजों के लिए, धार्मिक चीजों के लिए, और लोगों की अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ चीजें वो लोग कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। जो भी कंट्री टैक्स से पैसे, पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर रहा है टैक्स के रूप में, या किसी पब्लिक के फंड में वो पैसे जमा कर रहा है, तो वो किसी स्पेसिफिक रिलीजियस एक्टिविटी को कोई भी पैसा देगा नहीं, मतलब कोई भी धर्म वाले को एक भी रुपया मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सारे पब्लिक का रुपया है, और पब्लिक में तो सब लोग आते हैं, तो वो किसी एक रिलीजन के लिए यूज होगा नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
स्कूल्स, कॉलेजेस जो गवर्नमेंट ग्रांट पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसों पे चल रहे हैं, वो लोग रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। वो लोग आपको हिंदुत्व फिर इस्लाम वो पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट करने के लिए भी आपको वो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? कोई मीटिंग में आइए, आप धार्मिक मीटिंग में आइए तो आपको वो नहीं बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भाई कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होता है? कल्चरल राइट्स मतलब ऐसे राइट्स जो आपको अपना लैंग्वेज, जो लिखी हुई किताबें हैं पुरानी, आपकी आइडेंटिटी, कल्चर की आइडेंटिटी और कपड़े वपड़े, क्लोथ्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सारी चीजें बचाने के लिए हेल्प करता है। कल्चरल राइट्स इसलिए दिए सकते हैं भाई आप प्रिजर्व कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ग्रांट पे चल रहा है, ठीक है, वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज कोई भी और कारण से मना नहीं कर सकता है एडमिशन देने के लिए। जैसे स्कूल है तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं आएगा, कोई भी हो सकता है, वो सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, उनको ना नहीं बोल सकते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ओके। अगर वो मना कर रहे हैं तो इट इज रॉन्ग। अच्छा भाई एक एक्ट है 123 और उसमें थर्ड पार्ट, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान जब इलेक्शन में खड़ा होता है और वोट मांगने के लिए निकलते हैं तो वो रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते कि भाई मैं हिंदू हूँ, हिंदू मुझे वोट दे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कास्ट, कोई भी लैंग्वेज के यूज करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है? इट इज नोन एज मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस मतलब गलत प्रैक्टिस है, ये गलत चीज है ये, ठीक है? कोई भी स्टेट अगर लॉ फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फ्रेम करे। और अच्छा ये फ्रीडम भी दी गई है स्टेट को, ये एक पॉइंट भी है कि भाई ऐसा कल्चर या ऐसा लैंग्वेज जो बहुत ही कम है, माइनॉरिटी में है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जिनसे लोगों को वो कल्चर पता चले, लोगों को वो लैंग्वेज पता चले। जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी लैंग्वेज है, जैसे कच्छी लैंग्वेज, ठीक है, कच्छी लैंग्वेज, तो उसको बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप बना सकते हैं, क्योंकि आप वो लैंग्वेज को बचा रहे हैं, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी लोग वो आके वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है? स्टेट जो है वो एजुकेशनल ग्रांट्स में एजुकेशनल स्कॉलरशिप देते वक्त कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा नहीं। और वो लोग ऐसे लोगों को जो माइनॉरिटी में आते हैं, धर्म उनका बहुत ही कम हो गया है, मतलब धर्म मतलब बहुत छोटे, बहुत कई लोग बच चुके हैं, 10 15 20 50 100 500 लोग ही रह गए हैं जिसका ये धर्म है, तो उनको बचाने के लिए वो एजुकेशनल ग्रांट दे सकते हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ओके, अगर स्टेट चाहता है, अगर ऐसा एक टाइम आ गया कि भाई ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट को ले लेना पड़े, तो उनको उसके सामने पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लिखे गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब एक ऐसा राइट जो आपको हक देता है, ठीक है, जो आपको हक देता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, जैसे इक्वालिटी वायोलेट हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वायोलेट हो रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके सामने केस कर सकते हैं। तो ये राइट बनाया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। भाई जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, वो उसने उन्होंने ये राइट जो है उनको बताया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ये, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है? तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये राइट्स प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर नहीं हो रहे, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमने आगे 5 पॉइंट पढ़े वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या मतलब? तो इसीलिए प्रोविजन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं अगर कोई वायोलेट हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट, तो ठीक है, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। अगर वो कहीं पे भंग हो रहे हैं तो वो ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आपको पनिश भी कर सकते हैं अगर आपने किसी राइट को भंग किया है तो, ठीक है? आ, फिर कोई भी उसका अपोज नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई नहीं पढ़ सकता। अगर पर्सन कंप्लेन करते हैं स्टेट के सामने कि भाई गुजरात गवर्नमेंट ने मेरा ये राइट जो है वो भंग किया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश है वो दे सकता है गुजरात गवर्नमेंट को कि भाई सही में आपने भंग किया है तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी रूल जो स्टेट बना रहा है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा,
ये कोई भी रूल बना रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये गवर्नमेंट को रोक सकते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट जो है वो हर एक सिटीजन को अपॉर्चुनिटी देता है कि भी आप कोर्ट में जा सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रेक हो रहे हैं तो। ये राइट जो है वो गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिए गए हैं। मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपका फंडामेंटल राइट भंग कर रहा है तो आप गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कोई राइट भंग कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब आप गवर्नमेंट के सामने केस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी जब लागू होती है, जब जंग हो रही है या कुछ गलत हो रहा है या रिबेल हो रहा है कंट्री के अंदर, दंगा फसाद हो रहा है, तो वो टाइम पे ये फंडामेंटल राइट्स बंद किए जा सकते हैं, ये स्टॉप किए जा सकते, सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, अ, दिल्ली हो, या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो, वो लोगों के पास से ये फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज फुल स्टॉप रखते हैं और हम बात करेंगे आगे फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।